हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 11 नवंबर और 12 नवंबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना सपोर्ट दें और हमारी वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निशस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया है? भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति जो कि संबंधित थी परमाणु निशस्त्रीकरण से। देखो, 2 संगठन हैं, एक यूनाइटेड नेशन का है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग और एक है जिनेवा स्विट्जरलैंड में निशस्त्रीकरण सम्मेलन नाम से संगठन ही है। तो ये दोनों मिलकर एक, इनका काम क्या होता है? ये इनका काम है कि ये परमाणु निशस्त्रीकरण को पूरे विश्व में उसके प्रति लोगों को जागरूक करें कि पूरा विश्व परमाणु हथियार या फिर परमाणु हमले के प्रति जागरूक रहे और उसको पूरी तरीके से पूरे विश्व से ख़त्म किया जा सके। कुल मिला के परमाणु हमले को ख़त्म करने के लिए ही ये दोनों संस्थाएं काम करती हैं और इन्हीं दोनों संस्थाओं ने इस महासभा का आयोजन किया था। और इसमें भारत ने 2 सुझाव दिए थे, 2 प्रस्ताव दिए थे, दोनों को स्वीकार कर लिया गया है। इस सुझाव में था भारत का एक था कि परमाणु दुर्घटना के जोखिम को कम करना। देखो, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि सारे के सारे परमाणु जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके कई सारे यूजफुल काम भी किए जाते हैं इससे, जैसे बिजली का बनाना भी परमाणु से बनाया जाता है और कई सारे डिस्ट्रक्टिव काम भी होते हैं जैसे इसका परमाणु हथियार। तो परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना, यानी जहाँ पे ये परमाणु एकत्रित किए जाते हैं, जहाँ पे रखे जाते हैं, वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि इनसे निकलेगा तो फिर रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलेगा जो कि हार्मफुल होता है। तो इसलिए परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने से संबंधित एक प्रस्ताव था भारत का और दूसरा प्रस्ताव था परमाणु हथियारों के उपयोग पर पूर्णतः पूरे विश्व में रोक लगाना। इन दोनों प्रस्तावों को भारत के स्वीकार कर लिया गया है। परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को इन दोनों प्रस्तावों के स्वीकार होने के बाद पूरे विश्व में भारत ने एक संदेश भी दिया है कि भारत परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कुल टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं और मध्य प्रदेश में कुल तीसरा बायो रिजर्व है जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और ये तीसरा पन्ना टाइगर, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसे भी यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यानी भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं और मध्य प्रदेश का ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन जीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? भारत के कुल 30 शहरों पर पानी का संकट होगा साल 2050 तक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर टोरंटो कनाडा में है और इसने एक सर्वेक्षण किया। उस सर्वेक्षण के रिपोर्ट के आधार पे ही इसने बताया कि भारत में 2050 तक कुल 30 शहरों में पानी की समस्या से ये 30 शहर जूझेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शहर जूझेगा पानी की समस्या से वो है जयपुर। और इस लिस्ट में जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें इंदौर, ठाणे, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली भी शामिल है। कल मैंने आपको रामसर साइट के बारे में बताया था। रामसर साइट वेटलैंड से संबंधित होता है। रामसर एक जगह का नाम है जहाँ पे कन्वेंशन हुआ था रामसर से संबंधित,
और ये देखिए अब ये क्या है, पानी की कमी, यानी कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, उसी से संबंधित ये है। और मैंने आपको कल बताया भी था कि ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज करने का काम ये वेटलैंड करते हैं। तो जिन्होंने कल वेटलैंड वाले क्वेश्चन को नहीं ध्यान से देखा है वो उस क्वेश्चन को जाके ध्यान से देखेंगे तो ये रामसर साइट का क्वेश्चन और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये क्वेश्चन दोनों को कोरिलेट कर सकेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट प्रदान की है? तमिलनाडु सरकार ने 2022 तक खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे 100% की छूट प्रदान की है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे छूट प्रदान करने का ये मकसद होता है कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन से एक तो आपका पेट्रोल डीजल ये सब खत्म हो जाएंगे, और अगर पेट्रोल डीजल का उपयोग खत्म हो जाएगा तो फिर पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इन्हीं सब के मद्देनज़र अब सभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का यूज हो। उसी के तहत तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पे 100% कर में छूट दी है। जो रोड टैक्स होता है और जो भी टैक्स गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं उनमें 100% की छूट प्रदान कर दी गई है तमिलनाडु के सरकार द्वारा। ये 2022 तक ये छूट दी गई है अभी। और तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी छूट प्रदान की है। उसने कैसी छूट दी? उसने कहा है कि 100% कर छूट है पहली 2 लाख व्हीकल, जो भी पहली 2 लाख व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक खरीदी जाएंगी उस पर 100% का कर छूट तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया गया है। देखो, तमिलनाडु सरकार ने 100% छूट दी है 2022 तक जितने भी मोटर व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक खरीदे जाएंगे उनके लिए। और तमिलनाडु ने ये दी और तेलंगाना ने दी है कि पहले 2 लाख व्हीकल जो खरीदे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन उनमें छूट होगी 100% 100% की। दिल्ली सरकार ने भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद को बढ़ाने के लिए, उसके उपयोग को बढ़ाने के मकसद से ही कर में छूट दी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो छूट दी है उसको इसने 2 तरीके से दिया। देखो, 2 व्हीलर पे पहली 1 लाख जो 2 व्हीलर खरीद जाएंगे उस पर 100% उसको 100% कर मुक्त किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और जो 4 व्हीलर हैं उसमें 75% कर मुक्त किया गया है पहली 1 लाख 4 व्हीलर को। तो देखो, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ मैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट 100% कर में छूट दे रही है 2022 तक जितने भी वाहन खरीदे जाएंगे सभी को। तेलंगाना गवर्नमेंट पहली 2 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को कर में 100% की छूट दी गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 100% कर मुक्त किया गया है 2 व्हीलर को, जो शुरुआत की 1 लाख 2 व्हीलर खरीदी जाएंगी उनके लिए। और 4 व्हीलर 75% कर मुक्त किया गया है शुरुआती 1 लाख 4 व्हीलर को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीलर होंगी। और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी कर मुक्त किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी पहले राष्ट्रपति थे, ये अभी हार गए हैं और उनकी जगह अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन बने हैं। जो बाइडन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट होंगे, 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडन अमेरिका के, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। 2009 से 2017 तक जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने अमेरिका के लिए काम किया है। जो बाइडन की जो पार्टी है इसका नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी। जो बाइडन को कुल 7 करोड़ 20 लाख और 50,000 के अराउंड वोट मिला है, जबकि ओबामा का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ओबामा जब 2008 में वो जीते थे तो उन्हें कुल 6 करोड़ 94 लाख और 98,000 वोट से 98,000 से अधिक वोट मिला था। तो जो बाइडन ने ये ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है। ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी के ही थे और जो बाइडन भी डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि अब तक के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में जो बाइडन को सबसे अधिक वोट मिला है। कमला हैरिस वहाँ की अब नई वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। ऑप्शन सी है, ये भारतीय मूल की हैं। जो ऑप्शन सी है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं और अब वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। जो बाइडन वहाँ के प्रेसिडेंट बने, 46th प्रेसिडेंट।
और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने ओबामा के रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? इन्होंने नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है मनोज मुकुंद नरवाने को। मनोज मुकुंद नरवाने ये हमारे आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये 28वें आर्मी के चीफ हैं। और जो देखो मानद उपाधि जो होती है ये एक सम्मान में किसी व्यक्ति की दी जाती है। अगर वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे मानद उपाधि कहीं से भी दी जा सकती है, जैसे कोई स्कूल दे सकता है फिर, या फिर अब देखिए विद्या देवी भंडारी ने हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने, उनको ये मानद रैंक की सम्मानित कर दिया है। तो ये सम्मान में ये दिया जाता है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत हैं। देखो पहले भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसी कोई पोस्ट नहीं थी, और जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते थे वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे राष्ट्रपति को, लेकिन अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं हमारे तीनों सेनाओं के चीफ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो बिपिन रावत हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मनोज मुकुंद नरवाने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे भारत के। और जो 2015 में एक भूकंप आया था नेपाल में और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जान और माल दोनों का काफ़ी नुकसान हुआ था नेपाल में, तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल की बहुत मदद की थी। ऑपरेशन मैत्री क्या है? ऑपरेशन मैत्री है इंडियन आर्मी ने 2015 में आए भूकंप के बाद जो नेपाल की मदद की थी, उसका नाम किस ऑपरेशन का, उसका क्या नाम था? ऑपरेशन मैत्री। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों की नौसेनाओं ने यानी कि नेवी ने संयुक्त रूप से कैरेट नौ अभ्यास किया? देखो ये कैरेट नौ अभ्यास किया गया बांग्लादेश और अमेरिका की नेवी द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और अमेरिका पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कैरेट नौ अभ्यास ये बांग्लादेश और अमेरिका की नेवी द्वारा किया गया। और भारत बांग्लादेश के साथ जो नेवी अभ्यास करता है उसका नाम है बोंगो सागर। और भारत जो आर्मी की एक्सरसाइज करता है, आर्मी का अभ्यास करता है बांग्लादेश के साथ, उसका नाम है संप्रीति। और भारत यूएसए के साथ जो आर्मी की एक्सरसाइज करता है, आर्मी अभ्यास करता है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। और ट्राई सर्विस अभ्यास, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जो भारत यूएसए के साथ करता है उसका नाम है टाइगर ट्रम्प। ट्राई सर्विस इन द सेंस कि जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं का अभ्यास होता है किसी देश के साथ, तो उसको ट्राई सर्विस अभ्यास बोलते हैं। भारत सिर्फ दो देशों के साथ ट्राई सर्विस अभ्यास करता है, यानी भारत की आर्मी, भारत की नेवी और भारत का एयरफोर्स, सिर्फ दो देशों के साथ तीनों सेनाएं अभ्यास करती हैं। पहले रशिया के साथ करती थी और अब टाइगर ट्रम्प के साथ ये हमने शुरू किया है यूएसए के साथ। और मालबरा एक्सरसाइज भारत, जापान और यूएस तीनों मिलकर एक साथ करते हैं। तो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो कैरेट ये नेवी का अभ्यास है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच। बांग्लादेश के साथ जो हमारी नेवी एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो हमारे भारत की नेवी बांग्लादेश के साथ जो अभ्यास करती है उसका नाम है बोंगो सागर। संप्रीति भारत की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के अभ्यास का नाम है। यूएस के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, तो ये आर्मी का एक्सरसाइज का नाम है युद्ध अभ्यास। और टाइगर ट्रम्प ये हम क्या करते हैं? ट्राई सर्विस अभ्यास है, जिसमें तीनों सेनाओं का, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों सेनाएं अभ्यास करती हैं। तो टाइगर ट्रम्प हम करते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। भारत सिर्फ दो देशों के साथ ट्राई सर्विस अभ्यास करता है, एक है रशिया के साथ काफ़ी दिनों से करता चला आ रहा है, यूएसए के साथ अभी हाल ही पिछले वर्ष ये शुरू किया गया है ट्राई सर्विस। और मालबरा इंडिया, जापान और यूएस का अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति को पेश किया है?
छत्तीसगढ़ ने स्टील क्षेत्र और स्पंज आयरन के क्षेत्र में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति को पेश किया है। क्या है कि इसके तहत पहले 60% सब्सिडी दी जाती थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, लेकिन इस सब्सिडी को बढ़ा के अब 150% तक सब्सिडी दे रही है। अगर कोई आदमी स्पंज आयरन सेक्टर में बिजनेस करना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में और स्टील सेक्टर में बिजनेस करना चाह रहा है छत्तीसगढ़ में, तो नई औद्योगिक नीति के तहत जो सब्सिडी दी जाती थी सरकार की तरफ से 60% से बढ़ा के 150% तक कर दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर हम स्टील प्रोडक्शन की बात करें कि सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, किस राज्य में, तो भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन होता है और तमिलनाडु स्टील प्रोड्यूसर में दूसरे नंबर पे है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो भारत स्टील प्रोडक्शन में दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पर चाइना है। हम अगर आयरन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आयरन का होता है भारत में कर्नाटका में। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, फिर ब्राज़ील में और फिर चाइना, और आयरन प्रोडक्शन में इंडिया चौथे स्थान पर है। देखो, आयरन से संबंधित एक क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ामों में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्योर आयरन कौन सा होता है, मतलब सबसे शुद्ध आयरन कौन सा होता है। तो देखो, 4 तरह के आयरन होते हैं। एक का तो नाम ही प्योर आयरन है, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाएगा। दूसरा आयरन जो होता है रॉट आयरन, इसमें सबसे कम अशुद्धि होती है। देखो, जब आयरन का मतलब कि ये धरती के अंदर से निकाला जाता है तो इसमें काफ़ी अशुद्धियाँ होती हैं। जो मेन अशुद्धि आयरन में पाई जाती है वो कार्बन की होती है। तो रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन की अशुद्धि पाई जाती है। फिर कास्ट आयरन दूसरे स्थान पर होता है। कास्ट आयरन, इसमें रॉट आयरन से ज़्यादा कार्बन की अशुद्धि पाई जाती है और सबसे ज़्यादा अशुद्धि कार्बन की किस में पाई जाती है, पिग आयरन में। तो रॉट आयरन सबसे शुद्ध आयरन माना जाता है, जिसमें सिर्फ 2% तक अशुद्धि पाई जाती है कार्बन की, 2% से ज़्यादा अशुद्धि पाई जाती है कास्ट आयरन में और 4% से भी ज़्यादा अशुद्धि पाई जाती है पिग आयरन में। तो सबसे शुद्ध आयरन रॉट आयरन, फिर कास्ट आयरन, और सबसे अशुद्ध आयरन जो माना जाता है वो पिग आयरन माना जाता है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है और यहाँ पे आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नई औद्योगिक नीति स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ ने पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। देखो, सबसे पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था राजस्थान ने, फिर कर्नाटका ने लगाया था। हालांकि कर्नाटका में काफ़ी विरोध हुआ पटाखों पर प्रतिबंध का, उसके बाद कर्नाटका ने पटाखों से प्रतिबंध को हटा लिया और अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। जो ये सरकारों द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी है। जो लोग लगातार वीडियोज़ देख रहे हैं, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एलोब्रेट किया है। कोविड-19 जो है, इसमें क्या होता है कि ये भी सांस की बीमारी है और अगर पटाखे से पॉल्यूशन होता है, फैलता है, तो भी वो सांस को ही प्रभावित करता है। इसी वजह से अलग अलग राज्यों द्वारा पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की न्यूज़ लगातार आ रही हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत के कुल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को अपना सजेशन दिया है कि आप लोग पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दें। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने चाइनीज़ पटाखों को बेचने और उसके उपयोग को गैर कानूनी करार दिया है हरियाणा के अंदर। और अब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के बाद दिल्ली प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य बन गया है। कर्नाटका ने लगाया था लेकिन कर्नाटका को हटा लेना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ समझौता किया है। भारत ने स्पेन के साथ समझौता किया है स्पेस सेक्टर के लिए। देखो, 3 समझौते अभी हाल ही में हुए हैं। स्पेन के साथ खगोल विज्ञान यानी कि स्पेस सेक्टर में, कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान में, जापान के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पेन के साथ खगोल विज्ञान यानी कि स्पेस सेक्टर में, कंबोडिया के साथ स्वास्थ्य या फिर आप चिकित्सा विज्ञान बोल सकते हो, और जापान के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने समझौता किया है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने।
आशा ये जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जो स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित होंगे, उन्हें पता होगा। आशा ये प्रत्येक गांव में एक होती हैं जिनका काम होता है कि टीकाकरण को प्रभावी रूप से गांव में चलाना, साथ ही साथ डिलीवरी के टाइम सुरक्षित डिलीवरी हो, सुरक्षित बच्चे पैदा हों, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हों, इसकी जिम्मेदारी भी जो विलेज लेवल पे होती है वो आशा की होती है। यानी एक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री का कार्य करती हैं आशा गांव के लेवल पर। और इन्हीं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के असंतुष्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा राज्य बन गया है? देखो, भारत में जीएसटी लागू की गई 1 जुलाई 2017 को, और तब से अभी तक लगातार जीएसटी के बंटवारे के लिए कई राज्य असंतुष्ट हो जाते हैं बार बार केंद्र सरकार से। क्योंकि देखो, जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो टैक्स एकत्रित होकर केंद्र सरकार के पास आता है, फिर उसका हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। लेकिन कई सारे राज्य असंतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके हिस्से का जो जीएसटी था वो केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिया है। तो इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने कहा कि वो 1.1 लाख करोड़ रुपए तक के उधार को देंगे ऐसे राज्यों को जो असंतुष्ट होंगे अपने जीएसटी से। तो उसी क्रम में पौंडीचेरी पहला ऐसा राज्य बना था जो असंतुष्ट था। अब दूसरा ऐसा राज्य जो असंतुष्ट है जीएसटी को लेके वो राजस्थान है। राजस्थान ने 4,604 करोड़ रुपए का विशेष लोन लिया है केंद्र सरकार से इसी के तहत। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला राज्य कौन था? पहला था पौंडीचेरी। दूसरा कौन बना? ये राजस्थान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में नागपुर स्थान पर। नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, वहाँ पे न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। देखो, न्याय कौशल में दो चीज़ें हैं। एक, न्याय कौशल देश भर में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनका, अलग अलग प्रदेशों के हर प्रदेश में एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, और फिर एक उच्च न्यायालय होता है पूरे देश का, सुप्रीम कोर्ट। तो इन सभी के लिए जो है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सबके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का कार्य करेगा न्याय कौशल। और इसके साथ ही वर्चुअल कोर्ट भी यहाँ पे होगा जो महाराष्ट्र के हर कोने से ट्रैफिक चालान मामले को निपटाएगा। हालांकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए पूरे देश में हम ई कोर्ट, वर्चुअल कोर्ट चलाएंगे, और उसी के क्रम में ये पहला वर्चुअल कोर्ट स्थापित किया गया नागपुर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला ई कोर्ट ये स्थापित किया गया था हैदराबाद हाई कोर्ट में 2016 में ही। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्याय कौशल, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट प्रदेश का, और फिर पूरे देश का सबसे उच्च कोर्ट जो होता है सुप्रीम कोर्ट। इन तीनों के लिए जो न्यायालय के मामले होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करेगा। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी चीज़ है वो है वर्चुअल कोर्ट होगा इसमें, जो महाराष्ट्र के हर कोने से ट्रैफिक चालान मामले को निपटाएगा। और ऐसा इस उद्घाटन के दौरान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बताया कि पूरे इंडिया में ट्रैफिक मामलों को निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जिसकी शुरुआत यहाँ महाराष्ट्र के नागपुर से की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गढ़वाली चावल वितरण और स्वामी आत्मानंद सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना को शुरू किया है? गढ़वाली चावल वितरण और स्वामी आत्मानंद सरकार इंग्लिश मीडियम स्कूल को शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गढ़वाली चावल वितरण का मतलब ये है कि जो कुपोषित बच्चे हों उनको जल्द से जल्द इसे चावल में, देखो ये चावल में क्या है, विटामिन ए की मात्रा भी पाई जाती है, तो इसलिए कुपोषित बच्चों के लिए ये चावल एक न्यूट्रिटिव का काम करेगा, इसलिए गढ़वाली चावल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ अंग्रेजी में बच्चों को दक्ष बनाने के उद्देश्य, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में स्किल आ जाए उनके अंदर, अंग्रेजी में दक्ष बनाने के उद्देश्य से ही
स्वामी आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों योजनाएं शुरू की गई हैं छत्तीसगढ़ दिवस, छत्तीसगढ़ का जो राज्य दिवस होता है उस अवसर पर, और ये होता है 1 नवंबर को। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ऋतु वेदिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऋतु वेदिका ने जो तेलंगाना में किसान हैं उनके लिए एक पहल शुरू की है जिसका नाम है ऋतु वेदिका। और इसके तहत क्या है, अगर किसान अपने एमएसपी से नहीं संतुष्ट है, या फिर वो बाढ़ से ग्रसित है, या फिर उस पैदावार कम होने की समस्या से ग्रसित है, या फिर किसान सूखे से ग्रसित है, या फिर किसान के फसलों पे कीड़े लग गए हैं, तो इन सब के लिए एक मंच प्रदान किया गया है ऋतु वेदिका नाम से, जो कि किसानों की हर चारों 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा और उनको हर समस्या का समाधान इस मंच पे प्रदान किया जाएगा। ये तेलंगाना सरकार की योजना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऋतु वेदिका। देखो, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है जिसके तहत साल में 2 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये करके दिया जाएगा मध्य प्रदेश के किसानों को। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं किसानों को। और आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के लोन को ब्याज मुक्त दिया जा रहा है किसानों को उत्तराखंड में, और इसी के तहत वैज्ञानिक खेती और मशीनीकृत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदर्श कृषि ग्राम योजना, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारी योजनाओं को। ऋतु वेदिका ये योजना है तेलंगाना सरकार की। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, ये योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये योजना है उत्तराखंड सरकार की। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ये सारी योजनाएं अभी हाल ही में लागू की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना ये पिछले वर्ष की है, और ये तीनों योजनाएं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश की, ऋतु वेदिका योजना तेलंगाना की, और आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड की, ये तीनों अभी हाल ही में लागू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर आयुष क्षेत्र की योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास के लिए रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो स्थापित किया है? आयुष क्षेत्र में योजनाबद्ध और व्यवस्थित विकास के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर काम कर रही है आयुष मंत्रालय। इन्वेस्ट इंडिया ये नई दिल्ली में है और नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलेशन एजेंसी है। ये मतलब कुल मिला के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी मदद करती है किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी के साथ आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में विकास के लिए, योजनाबद्ध विकास के लिए, सुव्यवस्थित विकास के लिए आयुष मंत्रालय ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्मेट लेही पुरस्कार 2020 किसने जीता है? एम्मेट लेही पुरस्कार 2020 जीता है दिनेश कात्रे ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एम्मेट लेही पुरस्कार ये यूएसए की एक संस्थान है जिसका नाम ही है एम्मेट लेही संस्थान, वही इस पुरस्कार को प्रदान करती है प्रत्येक वर्ष। यह पुरस्कार सूचना और रिकॉर्ड प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किया जाता है। और दिनेश कात्रे ये सीडैक जो कि पुणे में स्थित है, सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो दिनेश कात्रे सीडैक पुणे के निदेशक हैं, उन्हीं को एम्मेट लेही पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। पांडेमोनियन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक हैं तमाल बंदोपाध्याय। इस पुस्तक में हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है, भारत की बैंकिंग प्रणाली है, उससे संबंधित ये पुस्तक है। और भारत पूरे एशिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, तो इस पुस्तक को यही कहा जा रहा है कि
एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बैंकिंग प्रणाली से संबंधित पुस्तक है जिसका नाम है पांडे मोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, जिसके लेखक तमाल बंदोपाध्याय हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल वी विन नाम की पुस्तक किसने लिखी है? टिल वी विन नामक पुस्तक जो है ये कोविड-19 से संबंधित है। टिल वी विन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक। इसको देखो 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, रणदीप गुलेरिया, गगनदीप कांगा, चंद्रकांत लहरिया, ये सभी ने मिलकर इसको लिखी है। और इसके जो मुख्य लेखक हैं वो रणवीर गुलेरिया हैं। रणवीर गुलेरिया ये एम्स के निदेशक हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में है उसके ये निदेशक हैं। और गगनदीप कांगा ये वैक्सीन शोधकर्ता हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं। और चंद्रकांत लहरिया ये स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ हैं। और जब भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कोई नीति बनाती है तो चंद्रकांत लहरिया के द्वारा उसमें उनसे मांगा जाता है, सुझाव मांगा जाता है भारत सरकार द्वारा। तो चंद्रकांत लहरिया स्वास्थ्य प्रणाली विशेषज्ञ हैं और नीति बनाने के कार्य में भारत सरकार की मदद करते हैं। गुलेरिया एम्स दिल्ली के निर्देशक हैं और कांगा ये वायरोलॉजिस्ट हैं। इन सभी तीनों ने मिलकर टी विल विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पैंडमिक मिलकर लिखी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया? संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया है वो मनाया है 2 नवंबर को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और भारत की अगर हम बात करें प्रेस फ्रीडम में भारत की क्या रैंकिंग है, तो कुल 180 देशों में भारत की प्रेस फ्रीडम में रैंकिंग है 142। ये रैंकिंग बहुत ही ख़राब रैंकिंग मानी जाएगी, यानी कि भारत में जो प्रेस को फ्रीडम है वो काफ़ी कम दिया गया है। मतलब कि प्रेस और पत्रकार अपने स्वेच्छा के अनुसार से काम भारत में उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। भारत में की भी प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग 142 है 180 देशों में। और 2 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र पत्रकारों के खिलाफ अपराध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत और इज़राइल मिलकर वेजिटेबल प्रोडक्शन और उसके कल्टीवेशन के लिए एक्सीलेंस सेंटर को स्थापित करने जा रहे हैं असम के गुवाहाटी में। और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असम का जो गुवाहाटी शहर है ये पूरे असम का सबसे बड़ा शहर है। असम की राजधानी दिसपुर है और सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया केरल में। केरल में एक गांव है जिसका नाम है वेल्ली। ये टूरिस्ट विलेज है, यानी ये टूरिस्टों के लिए ये गांव है और यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते हैं। तो लघु चलित मतलब काफ़ी कम दूरी ये ट्रेन चलती है, उन्हीं टूरिस्टों के लिए इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है केरल में। और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो सबसे पहली शिप यानी जो समुद्र में चलती है वो सोलर शिप सबसे पहले भारत में कहाँ इसका वो हुआ उद्घाटन, ये भी केरल में ही हुआ। और इस शिप का नाम था आदित्य भारत की सबसे पहली सोलर शिप थी जो कि केरल में चली। और केरल में ही सबसे पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। पूरे विश्व का सबसे पहला एयरपोर्ट जो कि पूर्णतः सोलर एयरपोर्ट रहा, ये भी कौन सा है? ये भी केरल का कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। तो 3 चीज़ें केरल से संबंधित, सबसे पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन केरल के वेल्ली गांव में, सबसे पहला सौर ऊर्जा चलित शिप आदित्य केरल में, सबसे पहला पूरे विश्व का सौर ऊर्जा चलित एयरपोर्ट ये कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में। तो केरल से 3 बातें सौर ऊर्जा से संबंधित। देखो एक तो हो गई पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा चलित डेमू ट्रेन क्या होती है? डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि इस ट्रेन को डीजल से भी चलाया जा सकता है, इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक से भी चलाया जा सकता है। साथ ही साथ अब जो है भारत ने डेमू ट्रेन को भी सौर ऊर्जा चलित किया है,
ये चलाई गई थी सफदरजंग दिल्ली से। तो डेमू ट्रेन सफदरजंग दिल्ली में चलाई गई, सौर ऊर्जा चलित। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि असम में है, ये भारत का सबसे पहला सोलर पावर रेलवे स्टेशन है। भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट जो सोलर पावर्ड है वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये भारत का ही नहीं, विश्व का भी सबसे पहला एयरपोर्ट है जो पूर्णतः सोलर पावर्ड है। और गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला सोलर पावर रेलवे स्टेशन है। मैं फिर से पूरी चीज़ों को एक बार कंसाइज कर रहा हूँ। केरल में सबसे पहला चलाया गया सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन, केरल में ही चलाया गया सबसे पहला सौर ऊर्जा चलित शिप, आदित्य नाम है उस शिप का। और केरल में ही पूरे विश्व का सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूर्णतः सौर ऊर्जा चलित है, सोलर एनर्जी पावर्ड एयरपोर्ट है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भारत का पहला सोलर एनर्जी पावर्ड रेलवे स्टेशन है। और डेमू ट्रेन यानी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन, इसे भी सोलर एनर्जी से चलाया गया, सफदरजंग जो कि दिल्ली में रेलवे स्टेशन है वहाँ से। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नौसेना ने मिशन सागर 2 के हिस्से के रूप में पोर्ट सूडान को 100 टन खाद्य सहायता पहुंचाई? देखो, भारत कोविड-19 पैंडेमिक के बाद मिशन सागर के तहत अलग अलग देशों को सहायता प्रदान कर रहा है। मिशन सागर 1 के तहत भारत ने सहायता प्रदान की थी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और सेशेल्स, इन 4 देशों को। अब मिशन सागर 2 के तहत भारत सहायता दे रहा है सूडान, साउथ सूडान और जिबूती को। और मिशन सागर 2 में INS ऐरावत, इंडियन नेवल शिप ऐरावत ने 100 टन खाद्य सामानों को लेकर ये गई पोर्ट सूडान। और यहाँ इसमें खाद्य सामानों के साथ साथ ही मेडिसिन भी थी। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से निर्मित भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नया भवन किस देश में बनाया गया? भारत सरकार ने सहायता करी है नेपाल की भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने में। तो ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा। 2015 में जब अर्थक्वेक आया, भूकंप आया नेपाल में, उसके बाद से भारत सरकार लगातार नेपाल को मदद कर रहा है। उसी मदद के तहत ही भारत सरकार ने भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण किया है नेपाल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाइफ +36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस शुरू किया है? 36 बीमारियों के लिए फ्लिपकार्ट पर इंश्योरेंस सुविधा को बेचेगा एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ये 36 बीमारियों के लिए फ्लिपकार्ट पे इंश्योरेंस को भी बेचने की शुरुआत की है इसने। तो अब आप फ्लिपकार्ट से अपना लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो कि एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पावर्ड लाइफ इंश्योरेंस होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लगातार दूसरे वर्ष के लिए एशियामानी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सबसे उत्कृष्ट कंपनी वित्तीय क्षेत्र की कौन सी है? भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी लगातार दूसरे वर्ष के लिए है HDFC बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल फाइनेंस, ये USA की फाइनेंस मैगजीन है, इसने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिस रिपोर्ट में इसने बताया था कि SBI भारत का सबसे सुरक्षित बैंक है। और KfW ये जर्मन का बैंक है, ये पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित बैंक है। और DBS बैंक ये सिंगापुर का बैंक है, और ये एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। तो कितनी बातें हो गई, एक तो HDFC बैंक एशिया मनी द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में सबसे उत्कृष्ट कंपनी है भारत की लगातार दूसरे वर्ष। SBI भारत का सबसे सुरक्षित बैंक है। DBS बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है। और KfW जो कि जर्मन का बैंक है, ये पूरे विश्व का सबसे सुरक्षित बैंक है। DBS बैंक ये जर्मनी का बैंक है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रकृति और जर्मनी के DEG के लिए तैयार की गई सूची के अनुसार जल जोखिम के लिए कौन सा भारतीय शहर अति संवेदनशील है?
देखो अभी पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था ये कि वर्ल्ड 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 वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें 2050 तक भारत के 30 शहरों को बताया गया है कि यहाँ पानी की अत्यंत कमी हो जाएगी, पीने वाली पानी की। उसमें जयपुर शहर सबसे ऊपर के स्थान पे रखा गया था। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ है कि कौन सा अति संवेदनशील शहर है, तो जयपुर राजस्थान का अति संवेदनशील शहर है। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत के 30 शहरों में पानी की अत्यंत कमी हो जाएगी वर्ष 2050 तक। और उसमें सबसे अति संवेदनशील शहर कौन सा होगा? जयपुर राजस्थान का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।